हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक कॉन्सेप्ट। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर की सीरीज़ कंटिन्यू है दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 23 जनवरी 2018 के एसएससी जेईई पेपर की। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, विच आर फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट 4 बार मैकेनिज्म। तो आपको बता दें, अगर कोई काइनेमेटिक चेन है दोस्तों, अगर उसके एक लिंक को माना लिंक 1, 2, 3, 4, अगर लिंक 1 को फिक्स कर दें, किसी एक लिंक को फिक्स करेंगे तो दोस्तों वो हमारी चेन कन्वर्ट हो जाएगी मैकेनिज्म में। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी हमारे कोई काइनेमेटिक चेन को कि अगर किसी एक लिंक को फिक्स कर दें तो हमारी कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिज्म। तो आपको बता दें, इन फॉर्म ऑफ मैकेनिज्म आप देख पा रहे हैं कि इसमें आपके 4 टर्निंग पेयर हैं दोस्तों। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट, ऑल आर टर्निंग पेयर्स। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, चूज द ऑप्शन विच डज नॉट बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ सिंपल मशीन। आपको बता दें, सिंपल मशीन इज यूज फॉर डूइंग वर्क। तो ऑप्शन ए आपका दोस्तों जो स्प्रिंग होता है वो आपका सिंपल मशीन की कैटेगरी में नहीं आता। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट मेथड फॉर कन्वर्जन ऑफ स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर फ्रॉम अनस्टेबल टू स्टेबल। आपको बता दें, गवर्नर इज ए डिवाइस विच रेगुलेट फ्यूल सप्लाई ऑफ इंजन टू रेगुलेट द स्पीड ऑफ इंजन। अगर हम स्प्रिंग की स्टेपनेस को इंक्रीज करेंगे दोस्तों तो हमारा जो गवर्नर होगा वो स्टेबल होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा इंक्रीजिंग द स्टेपनेस ऑफ स्प्रिंग। 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द बुल इंजन। तो आपको बता दें दोस्तों, ये बुल इंजन आपका इन्वर्जन है आपका सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का। अगर बात करें सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म की, तो इसमें आपके 3 टर्निंग पेयर होते हैं दोस्तों, और एक आपका स्लाइडिंग पेयर होता है। एक लिंक फिक्स होता है, फिर अगर लिंक 2 क्रैंक है, लिंक 3 कनेक्टिंग, और 4 की बात करें पिस्टन है आपका दोस्तों। ये आपका प्राप्त होता है अगर हम स्लाइडिंग पेयर यानी सिलेंडर को अगर हम फिक्स करें तो हमें मिलता है बुल इंजन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑब्टेन बाय फिक्सिंग द सिलेंडर। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्ट अबाउट द इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। तो आपको बता दें, अगर कोई 4 बार की चेन है दोस्तों, कोई चेन है मान लीजिए, अगर उसका एक लिंक अगर फिक्स करें तो हमें मिलता है मैकेनिज्म। अगर हम डिफरेंट लिंक को फिक्स करें दोस्तों एट अ अल्टरनेट टाइम, तो हमें जो मैकेनिज्म प्राप्त होता है, जो आपका ओरिएंटेशन प्राप्त होता है, वही हमारा होता है इन्वर्जन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑब्टेंडिंग बाय फिक्सिंग डिफरेंट लिंक इन अ काइनेमेटिक चेन। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द ड्राई क्लच एंड वेट क्लच। ऑप्शन 1 की बात करें, हीट डिसिपेशन इज मोर इन ड्राई क्लच। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट है दोस्तों। द रेट ऑफ वियर इज लेस इन वेट क्लच एज कम्पेयर टू ड्राई क्लच। चूँकि लुब्रिकेशन यूज होता है दोस्तों वेट क्लच में, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है आपका। द टार्क कैपेसिटी ऑफ ड्राई क्लच इज लेस दैन द वेट क्लच। ये ऑप्शन इज इनकरेक्ट है दोस्तों, क्योंकि जो टार्क कैपेसिटी ऑफ ड्राई क्लच होती है वो आपका ज़्यादा होती है आपका वेट क्लच से। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग थियरी इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टार्क क्वांटिटी इन कोन क्लच। तो आपको बता दें दोस्तों, क्लच में आपकी 2 थियरी यूज होती हैं, यूनिफॉर्म प्रेशर थियरी एंड यूनिफॉर्म वियर थियरी। यूनिफॉर्म प्रेशर थियरी यूज होती है दोस्तों न्यू क्लच के लिए, और यूनिफॉर्म वियर थियरी आपकी यूज होती है ओल्ड क्लच के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में देखें तो है यूनिफॉर्म प्रेशर थियरी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग टूथ फील डज नॉट कम अंडर द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ गियरिंग। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट दोस्तों। देखें तो एक्सटर्नल गियरिंग, आपको बता दें जब भी आपका मेसिंग एक्सटर्नल गियरिंग होती है दोस्तों, तो आपका जो गियर 1 एंड 2 है वो आपके अपोजिट सेंस में रोटेट करते हैं दोस्तों। मान लीजिए 1 आपका क्लॉकवाइज
अगर रोटेट कर रहा है तो 2 आपका काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। वहीं बात करें इंटरनल गियरिंग की दोस्तों, तो इंटरनल गियरिंग में सेम सेंस आप दोनों गियर आपके रोटेट होते हैं। बात करें रैक एंड पिनियन की दोस्तों, तो रैक एंड पिनियन यूज होता है आपका रोटरी मोशन को लीनियर और लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसमें ऑप्शन जो आपका 4 है दोस्तों, ये आपका आता है पैरेलल गियरिंग, ये आपका कैटेगरी में नहीं आता, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, द प्रोफाइल ऑफ गियर इन्वॉल्व विथ 200 if length of the path of approach and length of path of recess is 28 mm and 25 mm respectively, the length of arc of contact, आपको cos 20 की डिग्री वैल्यू दी है दोस्तों 0.94। तो आपको बता दें आर्क ऑफ कांटेक्ट होता है दोस्तों पाथ ऑफ कांटेक्ट डिवाइडेड बाई cos फाई, जहाँ फाई आपका दोस्तों प्रेशर एंगल है। तो आपका पाथ ऑफ कांटेक्ट होता है दोस्तों पाथ ऑफ अप्रोच प्लस पाथ ऑफ रिसेस, तो यहाँ से हो जाएगा 28 + 25 डिवाइडेड बाई cos 20, तो यहाँ से आ जाएगा दोस्तों 53 डिवाइडेड बाई 0.94, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 56.4 mm। तो आपका आंसर हो जाएगा 4। आपको ध्यान रखना है जो आर्क ऑफ कांटेक्ट होता है वो होता है दोस्तों पाथ ऑफ कांटेक्ट डिवाइडेड बाई cos फाई। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, द गवर्नर विच इज द डिस्प्लेसमेंट स्लिप इज हाई फॉर स्मॉल चेंज इन स्पीड नोन एज, तो आपको बता दें दोस्तों ये होता है सेंसिटिव गवर्नर, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। इफ अगर हाइट और स्पीड में रिलेशन देखें तो हाइट होता है दोस्तों 895 डिवाइडेड बाई स्पीड का स्क्वायर। आप देख रहे हैं अगर हम हाइट को चेंज करें दोस्तों तो स्पीड हमारे काफ़ी ज़्यादा चेंज होगी, तो वो होती है आपकी सेंसिटिव गवर्नर में। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज कॉमन बिटवीन द पिच सर्किल इज नोन एज, आपको बता दें गियर में अगर बात करें पिच पॉइंट पे दोस्तों तो वो वहाँ पे होता है प्योर रोलिंग, तो यही पॉइंट होता है जिसके माध्यम से आपका दोस्तों आपका फोर्स ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन गियर टू अनदर गियर, तो आपका आंसर हो जाएगा पिच पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, चूज द ऑप्शन इज इनकरेक्ट अबाउट द टर्म फ्रिक्शन। ऑप्शन 1 देखें फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, इट इज़ करेक्ट दोस्तों। इट्स लीड्स टू इन डिक्रीज इन वेलोसिटी, जब भी हमारा रिलेटिव मोशन होता है दोस्तों दो ऑब्जेक्ट के बीच में तो फ्रिक्शन इज ट्राइंग टू डिक्रीज द वेलोसिटी, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। इट्स लीड्स टू इंक्रीज द वेलोसिटी, तो आपका आंसर 3rd इज इनकरेक्ट दोस्तों, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, तो आपको बता दें जब भी हम स्ट्रेन कर्व का एरिया दोस्तों अप टू इलास्टिक लिमिट कंसीडर करें तो हमारा होता है रेजिलियंस। वहीं बात करें मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस की तो दोस्तों वो होता है रेजिलियंस डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, तो आपका आंसर हो जाएगा द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी एंड यूनिट वॉल्यूम। सॉरी दोस्तों, तो यहाँ ऑप्शन 3rd इज करेक्ट होगा, इट इज़ द रेशियो ऑफ प्रूफ रेजिलियंस एंड यूनिट वॉल्यूम, तो ऑप्शन 3rd इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, द वैल्यू ऑफ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन न्यूटन पर mm² इफ द पॉइजन रेशियो इज 0.25 एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ मटेरियल इज 80 न्यूटन पर mm²। आपको बता दें जो यंग इलास्टिसिटी में रिलेशन होता है दोस्तों वो होता है E=2g 1 + म्यू, जहाँ म्यू आपका पॉइजन रेशियो, तो वैल्यू पुट करेंगे 2 × 80 1 + 0.25, तो दोस्तों यहाँ से आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपका आ जाएगा 200 न्यूटन पर mm² को दोस्तों हम बोलते हैं मेगा पास्कल, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें,
विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन फॉर वैलिडेशन ऑफ हुक्स लॉ इन सिंपल टेंशन टेस्ट। आपको बता दें, जब भी हमारा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का कर्व ड्रा करें माइल्ड स्टील के लिए दोस्तों, ये होती है आपकी प्रोपोर्शनल लिमिट और इससे एबव होती है इलास्टिक लिमिट। दोस्तों जो हुक्स लॉ वैलिड होता है वो स्टैंडर्ड बुक में दिया गया है दोस्तों, वो आपका वैलिड होता है ओनली लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको दोस्तों लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का ऑप्शन में नहीं है आंसर, तो आप टिक करेंगे इलास्टिक लिमिट तक। तो अगर आप ध्यान रखेंगे, अगर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनली का ऑप्शन नहीं है तो आप कंसीडर करेंगे इलास्टिक लिमिट तक। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, चूज द इनकरेक्ट कंडीशन फॉर द थर्मल स्ट्रेस इन बॉडी। तो आपको बता दें, अगर दोस्तों कोई रॉड है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं और उसको फिक्स किए हैं तो उसमें जनरेट होती है एक थर्मल स्ट्रेस। अगर बात करें चेंज इन लेंथ की तो वो होगा अल्फ़ा डेल्टा टी इंटू लेंथ। बात करें चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, तो दोस्तों यही होता है हमारा स्ट्रेन। और हम जानते हैं कि जो स्ट्रेस होती है थर्मल स्ट्रेस वो होती है स्ट्रेन इंटू यंग मॉडुलस। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से अल्फ़ा डेल्टा टी इंटू ई थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू। अब देख पा रहे हैं थर्मल स्ट्रेस इट इज़ द फंक्शन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है दोस्तों बाय इक्वेशन ऑफ थर्मल स्ट्रेस। इट इज़ द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर राइज, चूँकि इक्वेशन में आपका डेल्टा टी आ रहा है तो ये भी करेक्ट है दोस्तों। इट इज़ द फंक्शन ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आप देख रहे हैं यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ई इज़ द इक्वेशन। इट इज़ द फंक्शन ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आंसर में नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि हमारे जो थर्मल इक्वेशन में है स्ट्रेस वाले में दोस्तों मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का कहीं भी जिक्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, द इलोंगेशन इन द स्टील बार हैविंग स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ डायमेंशन 40 × 40 is 2.5 mm and it is subjected to an axial compressive load P kilonewton. If length of bar is 4 meter, the modulus of elasticity is 250 gigapascal. What is the value of load? तो आपको बता दें, जो दोस्तों इलोंगेशन होता है अगर हम डेल्टा से डिफाइन करें तो ये आपका कंसीडर होता है PL/AE, जहाँ P आपका लोड है दोस्तों, L आपका लेंथ ऑफ बार है, A जो है एरिया है, E आपका है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे दोस्तों, डेल्टा आपका दिया है 2.5 mm, हमें लोड फाइंड करना है। बात करें L दिया है 4 mm, अगर हम इसको 4 मीटर है mm में कन्वर्ट करेंगे 4000 mm डिवाइडेड बाय एरिया है 40 × 40 आपका 250 गीगापास्कल। तो इसको कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ मेगापास्कल में। यहाँ से वैल्यू जो आ जाएगी दोस्तों वो आएगी आपकी 250 किलो न्यूटन। तो आपका आंसर हो जाएगा 4। आप कैलकुलेशन करके देखेंगे तो आपका 250 आपको प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल स्टेट दैट इट इज़ रिजिड, द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो फॉर द पार्टिकल। आपको बता दें जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होती है दोस्तों फॉर 3D ऑब्जेक्ट के लिए होती 3 सिग्मा अपॉन डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस 1 माइनस म्यू। दोस्तों अगर हम म्यू की वैल्यू 1 रखें तो हम देख रहे हैं जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगी वो दोस्तों 0 होगी। तो आपको बता दें अगर कोई बॉडी आपकी रिजिड है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0 होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से म्यू की वैल्यू जो होगी 1 होगी। तो आपका आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन दोस्तों 2 इज करेक्ट बट वैल्यू होगी 1 आपकी। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, चूज द करेक्ट इक्वेशन विच इज डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन यंग मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस ऑफ एंड पॉइजन रेशियो। तो आपको बता दें दोस्तों 3 रिलेशन आपको याद रखना है। यंग मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में होता है रिलेशन E = 2g 1 + म्यू।
वहीं यंग मॉडुलस और बल्क मॉडुलस रिलेशन होता है E बराबर 3k 1 - 2 म्यू। लास्ट बट नॉट लीस्ट रिलेशन होता है दोस्तों 9 kg E बराबर 9 kg अपॉन 3k + g। आपको तीनों रिलेशन ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं ऑप्शन 3 इज करेक्ट दोस्तों, सॉरी ऑप्शन 1 आपका मैच कर रहा है E बराबर 3k 1 - 2 म्यू, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, इन पीवी डायग्राम द प्योर सबस्टेंस द कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन इन सुपर हीटेड रीजन। तो आपको बता दें, अगर सुपर हीटेड रीजन की बात करें, अगर TS डायग्राम ड्रा करें दोस्तों, तो ये लाइन होती है लिक्विड लाइन, ये होती है वेपर लाइन, और ये होता है क्रिटिकल पॉइंट। अगर क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड्स और वेपर लाइन के एबव देखें दोस्तों, तो ये होती है आपकी सुपर हीटेड रीजन। तो यहाँ पे जो आपका पीवी डायग्राम होता है दोस्तों, वो होता है डाइवर्जिंग। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, द एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बिट टू इक्विलिब्रियम स्टेट। तो आपको बता दें, बाई एंट्रोपी प्रिंसिपल दोस्तों, जो चेंज इन एंट्रोपी होती है दोस्तों, वो ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, 4। ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, विच इक्वेशन बेस्ट रिप्रेजेंट द नेट एंट्रोपी चेंज फॉर द इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो आपको बता दें दोस्तों, अगर हम इरिवर्सिबल की बात करें, तो जो चेंज इन एंट्रोपी होती है दोस्तों, ग्रेटर देन 0 होती है। वहीं बात करें रिवर्सिबल की, तो चेंज इन एंट्रोपी होती है 0। अगर आपकी चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, यानी निगेटिव आ रही, तो दोस्तों आपका वो प्रोसेस इम्पॉसिबल है। तो आपका यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ग्रेटर देन 0। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जितने भी होते हैं दोस्तों, वो आपके इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, विच ऑफ द इंजन हैज स्पार्क यूज फॉर इग्निशन ऑफ फ्यूल। तो आपको बता दें, जो दोस्तों पेट्रोल इंजन होता है, उसमें आपका यूज होता है स्पार्क प्लग। तो आपका आंसर हो जाएगा 1। वहीं बात करें डीजल इंजन की, इसमें दोस्तों होता है, इसको बोला जाता है कंप्रेशन इग्निशन। चूँकि एट टाइम ऑफ कंप्रेशन द टेम्परेचर ऑफ गैस, यानी ओनली एयर होती है दोस्तों सिलेंडर में इन डीजल फ्यूल में, तो जब कंप्रेस होते हैं तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर हम फ्यूल इस पे इंजेक्ट करते हैं तो हमारी स्पार्किंग हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, जो पेट्रोल इंजन होता है उसमें यूज होता है स्पार्क प्लग, और डीजल इंजन में कोई स्पार्क प्लग यूज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, वर्क डन बाई द सिस्टम इज 45 किलो जूल, द इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेज बाई 15 किलो जूल, व्हाट इज द हीट रिसीव्ड बाई द सिस्टम। तो आपको बता दें दोस्तों, अगर कोई सिस्टम है उसको हम हीट देंगे तो उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। अगर कोई वर्क डन हमें सिस्टम से मिल रहा है तो उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से बाई थर्मोडाइनमिक फर्स्ट लॉ से दोस्तों, डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्लू, चूँकि हमें डब्लू दिया गया दोस्तों 15 किलो जूल बाई द सिस्टम है दोस्तों, तो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे तो यह हो जाएगा 45। बात करें इंटरनल एनर्जी चेंज की, तो वो बोला डिक्रीज दोस्तों, तो हम इसको कंसीडर करेंगे नेगेटिव में। तो यहाँ से हो जाएगा -15 प्लस 45, ये हो जाएगा आपका 30 किलो जूल। तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। आपको साइन कन्वेंशन बहुत ध्यान रखना दोस्तों, अगर हम किसी सिस्टम को हीट देंगे तो उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, हीट बाहर निकलेगी तो उसे हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। अगर सिस्टम के द्वारा वर्क होगा दोस्तों तो हमें उसे पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, अगर सिस्टम को हम वर्क दे रहे हैं तो हम उसे नेगेटिव कंसीडर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इन TS डायग्राम इज। तो आपको बता दें दोस्तों, ए रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इज कॉल्ड आइसेंट्रोपिक प्रोसेस।
अगर TS डायग्राम हम ड्रा करें दोस्तों, वाई एक्सिस पे होता है आपका टेम्परेचर, एस एक्सिस पे होता है आपका एंट्रोपी। चूँकि वर्टिकल लाइन जो होगी दोस्तों ये आपका रिप्रेजेंट करेगी कांस्टेंट एंट्रोपी कर्व, तो आपका आंसर हो जाएगा वर्टिकल लाइन। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, द स्पेसिफिक इंथैल्पी इज एन ऑफ अ सिस्टम एंड इट्स यूनिट। आपको बता दें दोस्तों, प्रॉपर्टी टू टाइप की होती है, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। मास पे डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी को बोलते हैं एक्सटेंसिव, और मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है दोस्तों इंटेंसिव। वहीं बात करें स्पेसिफिक की, तो दोस्तों ये होती है प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय मास। जो भी हमारी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है दोस्तों वो आपकी हमारी आती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी की कैटेगरी में। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और यूनिट हो जाएगा किलो जूल पर केजी। क्योंकि हम मास से डिवाइड कर रहे हैं इसलिए आपका ऑप्शन में डिवाइडेड बाय मास यानी केजी से आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, 25000 किलो जूल पर मिनट हीट इज सप्लाइड टू हीट इंजन एट 727 डिग्री सेंटीग्रेड। इट रिजेक्ट्स हीट एट 9 किलो जूल पर मिनट एट 223 सेंटीग्रेड दिस टाइप ऑफ इंजन। तो आपको बता दें दोस्तों, अगर टेम्परेचर को हम केल्विन में चेंज करें और मैक्सिमम टेम्परेचर है 727 प्लस 273 दोस्तों आएगा 1000 केल्विन। वहीं बात करें टेम्परेचर T2 की, तो आपका हो जाएगा ये 496। चूँकि हम जानते हैं अगर रिवर्सिबल हमारा इंजन है तो ये इसकी इफ़िशियंसी, अगर हम कार्नाट इफ़िशियंसी की बात करें तो होगा 1 माइनस लोअर टेम्परेचर T2 डिवाइडेड बाई हाइयर टेम्परेचर T1। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाता है दोस्तों, जो वैल्यू आएगी आपकी आएगी 50.4 के आसपास परसेंटेज में दोस्तों इफ़िशियंसी। अगर हम बाई हीट निकाला दोस्तों तो इफ़िशियंसी होती है 1 माइनस क्यू रिजेक्टेड बाई क्यू सप्लाइड। तो यहाँ आपका क्यू रिजेक्टेड वैल्यू है 900 किलो जूल पर मिनट डिवाइडेड बाई, तो यहाँ से 1 माइनस 900 डिवाइडेड बाई 2500। तो यहाँ से जो एफिशिएंसी आती है दोस्तों यहाँ से आएगी 60% के अप्रॉक्स। चूँकि आपका जो एफिशिएंसी आ रही है दोस्तों वो आपकी कार्नाट एफिशिएंसी से ज़्यादा आ रही है। क्योंकि हमको पता है जो कार्नाट इंजन होता है दोस्तों वो रिवर्सिबल इंजन होता है, उसकी इफ़िशियंसी मैक्सिमम होती है क्योंकि वो आइडियल साइकिल है। तो हमारा जो इंजन होगा दोस्तों वो इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि हमारी जो एफिशिएंसी है वो हमारी कार्नाट एफिशिएंसी से ज़्यादा आ रही है। तो आपका आंसर हो जाएगा 3rd इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, what happens to COP of heat pump when temperature difference of source and sink is decreases। तो आपको बता दें अगर हमारा हाइयर टेम्परेचर T1 है लोअर टेम्परेचर T2 तो COP ऑफ हीट पंप दोस्तों आता है वो आता है हाइयर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ हाइयर माइनस लोअर टेम्परेचर। चूँकि हमें स्टेटमेंट में बोला गया है अगर हम इसको डिनोमिनेटर को डिक्रीज करें दोस्तों तो हमारा COP होगा वो इंक्रीज होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 इंक्रीजेज। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, व्हाट टाइप ऑफ स्लो कांस्टेंट प्रेशर लाइन हैव इन द सुपर हीटेड रीजन ऑफ मोलर डायग्राम। तो आपको बता दें जो कांस्टेंट प्रेशर लाइन होती है दोस्तों वो सुपर हीटेड रीजन में होती है आपकी पॉजिटिव स्लोप में। तो आपका आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग इज एज हार्डनिंग इज रिलेटेड। तो आपको बता दें जो दोस्तों ये एज हार्डनिंग यूज होती है आपकी नॉन फेरस एलॉय के लिए दोस्तों, जैसे आपका एल्युमिनियम कॉपर। तो इसमें जो दोस्तों आप देख रहे हैं ड्यूरा एल्युमिनियम हो जो दोस्तों ये आपका
एलॉय ऑफ एल्युमिनियम है, तो ऑप्शन हो जाएगा थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, द मोनेल मेटल इज एलॉय ऑफ। मोनेल मेटल की बात करें दोस्तों, तो ये एलॉय होता है आपका निकिल एंड कॉपर के, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, आयरन इज द मैग्नेटिक इलेक्ट्रोड ऑफ आयरन। तो आपको बता दें दोस्तों, अगर आयरन कार्बन डायग्राम देखें तो यहाँ पे होता है आपका अल्फा आयरन दोस्तों, ये होता है 727 सेंटीग्रेड पे। यहाँ पे आपका होता है डेल्टा आयरन, सॉरी दोस्तों गामा, फिर आपका होता है डेल्टा। जो आपका अल्फा आयरन होता है वो दोस्तों वही आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, क्योंकि आफ्टर टेम्परेचर ऑफ 727 सेंटीग्रेड जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ आयरन होती है वो दोस्तों चेंज होती है नॉन मैग्नेटिक में, इसी को हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। तो यहाँ से आपका ऑप्शन हो जाएगा अल्फा आयरन। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से क्लियर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, द बॉन्डिंग ऑफ रबर सीट विथ मेटल इज डन बाई। तो आपको बता दें दोस्तों, जब भी हमारा सेम मालिक्यूल में बॉन्डिंग होती है दोस्तों, तो वो होती है आपकी कोहेसिव बॉन्डिंग। वहीं डिफरेंट मॉलिक्यूल में, यानी रबर और मेटल दोस्तों वो अब डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, तो आपका इसमें होगी आपकी एडहेसिव बॉन्डिंग। अगर वाटर में मालिक्यूल में बॉन्डिंग हो रही दोस्तों, तो वहाँ होगी कोहेसिव बॉन्डिंग। चूँकि रबर और मेटल आपका डिफरेंट मॉलिक्यूल है, तो आपका आंसर हो जाएगा, मटेरियल डिफरेंट है तो मॉलिक्यूल भी डिफरेंट होगा, तो आपका यहाँ पे आंसर होगा एडहेसिव बॉन्डिंग। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, द प्लेन एंड बट वेल्ड में बी यूज्ड ऑन मटेरियल अप टू अप्रॉक्सीमेटली। तो आपको बता दें दोस्तों, बट जॉइंट यूज होता है आपका 25 mm थिकनेस के लिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, एन ऑप्टिकल गेज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल। आपको बता दें, जो ऑप्टिकल गेज होते हैं दोस्तों वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट फिनोमिना पे वर्क करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से इंटरफेरेंस ऑफ लाइट रेज। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें दोस्तों, जनरली द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल कैन बी यूज्ड एट। तो ज़्यादातर लोगों को दोस्तों आपका फॉर्जिंग लगता है, बट इसमें ऑप्शन में आपका जो कोल्ड रोलिंग होता है दोस्तों, उसमें हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल मिलता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कोल्ड रोलिंग। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, द थर्माइट इज़ द मिक्सचर ऑफ एल। तो आपको बता दें जो थर्माइट मिक्सचर होता है दोस्तों वो आयरन और एल्युमिनियम का मिक्सचर होता है दोस्तों। इसमें जो आयरन टू एल्युमिनियम रेशियो होता है वो होता है 3:1 रेशियो का। तो इसमें होता है, अगर हम इक्वेशन लिखो और उसको बैलेंस करें दोस्तों, तो होगा इसमें 5 आयरन एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, द प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग अ होल इज नोन एज। तो आपको बता दें, कोई होल है दोस्तों, अगर उसको हम साइज में इंक्रीज कर रहे हैं तो वो ऑप्शन होता है बोरिंग। वहीं बात कर लें काउंटर सिंकिंग की दोस्तों, इट इज़ इनलार्जिंग द होल बाई इन शेप ऑफ कोनिकल शेप। दोस्तों अगर हम किसी होल को कोनिकल शेप में इंक्रीज करें तो होती है आपकी काउंटर सिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग द स्टेटमेंट इज ट्रू। क्रेटर वियर इज प्रोमिनेंट इन सेरामिक टूल्स। ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट अगर बात करें तो दोस्तों क्रेटर वियर जो होता है वो टंगस्टन कार्बाइड टूल पे होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट वियर इज प्रोमिनेंट इन टंगस्टन कार्बाइड टूल्स। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, द बॉम्ब कैलोरीमीटर इज द apparatus टू मेजर। तो आपको बता दें, जो बॉम्ब कैलोरीमीटर यूज होता है दोस्तों वो होता है आपका सॉलिड एंड गैसियस फ्यूल के कैलोरीफिक वैल्यू की माप करने के लिए, तो आपका आंसर हो जाएगा
टू कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सॉलिड एंड गैसियस फ्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें दोस्तों तो वो होगा आपका द मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ हीट गिवन इज। तो आपको बता दें जो हीट की यूनिट होती है दोस्तों वो होती किलो जूल एंड किलो कैलोरी। तो ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें द सेंट्रीफ्यूगल पंप इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो आपको बता दें दोस्तों जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है वो आपका स्टडी फ्लो सिस्टम इज कंसीडर होता है उसमें दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा 3rd। क्यों? अगर हम स्टडी फ्लो इक्वेशन देखें दोस्तों तो ये होता है H1 + C1 स्क्वायर बाई 2000 प्लस GZ1 प्लस Q सप्लाइड इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2000 प्लस GZ2 प्लस W यानी वर्क डन। दोस्तों जो सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो आपका एजम्पशन होता है इसको हम स्टडी फ्लो सिस्टम कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क्स ऑन। आपको बता दें ये वर्क करता है दोस्तों सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आपका आंसर हो जाएगा 1। हम जानते हैं दोस्तों सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स 2 स्टेटमेंट है केल्विन प्लॉन्क स्टेटमेंट जो यूज होता है दोस्तों वो यूज होता है आपका हीट इंजन के लिए। वहीं बात करें क्लासियस स्टेटमेंट तो दोस्तों ये यूज होता है आपका हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें लिक्विड्स है। तो आपको बता दें नो स्पेसिफिक हीट ये गलत स्टेटमेंट है दोस्तों। डिफरेंट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट एट सेम टेम्परेचर ये भी गलत है दोस्तों क्योंकि जो आपके लिक्विड एंड सॉलिड होते हैं दोस्तों उनकी जो स्पेसिफिक वैल्यू होती है वो एक ही होती है दोस्तों। अगर बात करें गैस की तो उसकी होती है कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम भी। क्योंकि हम जब लिखते हैं Q बराबर यानी चेंज इन हीट तो लिखते हैं mc∆T फॉर लिक्विड एंड सॉलिड। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं एक ही वैल्यू है आपकी स्पेसिफिक हीट की। तो आपका हो जाएगा ओनली 1 वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। वहीं बात करें गैस की तो दोस्तों आपकी 2 वैल्यू होती है स्पेसिफिक हीट। एक होती है कांस्टेंट प्रेशर पे और एक वैल्यू होती है आपकी कांस्टेंट वॉल्यूम पे। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें द सॉलिड फ्यूल हैविंग द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। तो दोस्तों जो कोल होता है उसमें जो हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो होती है आपकी एंथ्रासाइट की। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 क्योंकि ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें ए रिवर्सिबल इंजन ऑपरेट्स बिटवीन टेम्परेचर T1 एंड T2 द एनर्जी रिजेक्टेड बाय दिस इंजन रिसीव्ड द सेकेंड रिवर्सिबल इंजन एट टेम्परेचर T2 and rejected the reservoir temperature T3. If the efficiency of engine are same then the relationship between T1 and T2 and T3। तो आपको बता दें इफ इफिशियंसी सेम हो दोस्तों N1 इक्वल टू 𝜂2 इक्वल टू 𝜂1 तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस T2/T1 डिवाइड इक्वल टू 1 माइनस T2/T3। यहाँ से 1 1 कैंसिल होगा दोस्तों। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा T2 स्क्वायर इक्वल टू T1। यहाँ पे होगा दोस्तों गलत लिखा गया है T3/T2 चूँकि T3 पे हमारा रिजेक्ट हो रहा था। तो यहाँ से T2 स्क्वायर इक्वल टू T1 T3 तो यहाँ से T2 की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ T1 T3। तो आपका आंसर हो जाएगा 2nd। चूँकि दोस्तों ये सेम एफिशिएंसी के लिए कंडीशन है वहीं सेम वर्क के लिए जो कंडीशन आती है दोस्तों वो आती है जो टेम्परेचर आता है T2 वो आता है T1 + T3 डिवाइडेड बाई 2। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे आपकी ज्योमेट्रिक मीन आती है यहाँ पे आती है अरिथमेटिक मीन। अगर बात करें सेम वर्क की तो हमें आती अरिथमेटिक मीन यहाँ पे लेना पड़ता है। वहीं बात करें सेम एफिशिएंसी की तो हमें ज्योमेट्रिक मीन कंसीडर करनी पड़ती है। आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज 75% इफ
द साइकिल डायरेक्शन इज रिवर्स द COP ऑफ रिवर्स कार्नोट साइकिल। तो आपको बता दें जब भी COP दोस्तों एफिशिएंसी दी हो तो COP ऑफ हीट पंप निकालेंगे आप एफिशिएंसी को रिवर्स कर देंगे तो आ जाएगी आपकी हीट पंप की COP। तो यहाँ से आ जाएगी हीट पंप की COP 1/0.75 तो आएगी 1.33। चूँकि दोस्तों हम जानते हैं COP ऑफ हीट पंप जो होता है वो होता है COP ऑफ रेफ्रिजरेटर +1। तो यहाँ से आपका COP ऑफ रेफ्रिजरेटर हो जाएगा दोस्तों COP ऑफ हीट पंप -1। तो यहाँ से 1.33 -1 करेंगे तो आ जाएगा 0.33। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। दोस्तों आपको सबसे पहले आपको COP ऑफ हीट पंप निकालना है, रिवर्स करके आप एफिशिएंसी और उसमें से एक माइनस कर देंगे तो आपका COP ऑफ रेफ्रिजरेटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, द चैनल सेक्शन कंसीडर टू हैव द हाईएस्ट इफिशियंसी। तो आपको बता दें दोस्तों जो ट्रापेजॉइडल शेप का चैनल होता है उसमें जो इफिशियंसी आपकी मैक्सिमम होती है। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट क्योंकि लॉसेज कम होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, एनी लिक्विड फ्लो ओबे द फॉलोइंग। तो आपको बता दें जब भी कोई लिक्विड फ्लो होता है दोस्तों तो वो फॉलो करता है आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो आपका आंसर हो जाएगा 3rd कंटिन्यूटी इक्वेशन बेस्ड ऑन मास कंजर्वेशन दोस्तों। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस एज कम्पेयर टू वेट ऑफ बॉडी। तो ये आपका दोस्तों इक्वल होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी। तो आपका हो जाएगा सेम। यही होता है आपका दोस्तों आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें, द वेटेड पेरीमीटर ऑफ पाइप रनिंग ए फुल वाटर इक्वल टू वेयर D इज द डायमीटर ऑफ पाइप। दोस्तों अगर ये पाइप है तो जो आपका वेटेड पेरीमीटर होगा वो होगा पाई इंटू डायमीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा 3rd πD। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, द मेटासेंट्रिक हाइट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन। तो आपको बता दें अगर कोई बॉडी आपकी फ्लोट कर रही दोस्तों, अगर उसको हम टिल्ट करें तो जो बायोंसी फोर्स आपका जहाँ से पास होगा नॉर्मल को कट करता है दोस्तों वो होता है मेटासेंट्रिक हाइट mg और b आपका होता है बायोंसी ऑफ सेंटर ऑफ बायोंसी ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड। तो ये डिफरेंस होता है दोस्तों डिस्टेंस का CG ऑफ बॉडी एंड मेटा सेंटर। तो आपका आंसर हो जाएगा 2nd। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, द सरफेस टेंशन इज काज्ड बाय द फोर्स ऑफ एट द फ्री सरफेस। तो आपको बता दें दोस्तों जो सरफेस टेंशन होता है वो लिक्विड ड्रॉप में यूज होता है, एक्ट करता है। चूँकि लिक्विड ड्रॉप में सेम मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसलिए आपका जो वो शेप होता है वो दोस्तों स्फेरिकल होता है क्योंकि एरिया रिड्यूस हो की टेंडेंसी में होता है। चूँकि सेम मॉलिक्यूल है तो दोस्तों इसमें जो फोर्स होगा वो आपका कोहेसन। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 इज करेक्ट। वहीं बात करते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल में जो फोर्स होता ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ड्यू टू एडिशन फोर्स के कारण होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इन लिक्विड इज ड्यू टू डेप्थ विल बी वेरी विद द डेप्थ। तो आपको बता दें अगर प्रेशर की बात करें तो ये होता है ρgh। तो आप देख पा रहे हैं प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। तो सॉरी डेप्थ, अगर हम डेप्थ को h से डिफाइन करें तो यहाँ से आ जाएगा डायरेक्टली। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, द डिस्चार्ज थ्रो द पाइप कैन बी मेजर्ड। तो आपको बता दें जो वेंचुरीमीटर यूज होता है दोस्तों वे डिस्चार्ज के लिए। वहीं बात करें रोटा ऑर्फिस मीटर भी यूज होता है। अगर आपको रोटा मीटर भी ऑप्शन मिले तो ये भी आपका डिस्चार्ज के लिए यूज होता है। तो फ्लो नोजल भी आपकी डिस्चार्ज मेजर करता है। तो आप ऑप्शन हो जाएगा ऑल आर करेक्ट ऑप्शन। दे आर वर्क ऑन द बर्नौली प्रिंसिपल, ये आपको भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, अकॉर्डिंग टू निकोडर्स बाउंड्री वी हैव द हाइड्रोडायनेमिक स्मूथ। तो आपको बात करें
जो के बाई डेल्टा का रेशियो होता है दोस्तों वो लेस देन होता है 0.25 इन स्मूथ में। वहीं बात करें रब में तो के बाई डेल्टा वो ग्रेटर होता है 0.25 से। तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन टर्म ऑफ रेनॉल्ड नंबर इज। तो आपको बता दें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन टर्म ऑफ रेनॉल्ड नंबर आता है 16 डिवाइडेड बाई रेनॉल्ड नंबर। तो आपका आंसर हो जाएगा 1। वहीं बात करें दोस्तों फ्रिक्शन फैक्टर की, चूँकि हमें रिलेशन पता है फ्रिक्शन फैक्टर जो होता है एफ डैश इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ होता है फ्रिक्शन कोफिशिएंट। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से, अगर हम बात करें फ्रिक्शन फैक्टर तो होगा 64 डिवाइडेड बाई रेनॉल्ड नंबर। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें, विच इज फॉलोइंग इज एक्सियल फ्लो टरबाइन। तो आपको बता दें जो पेल्टन व्हील टरबाइन है दोस्तों वो होती है इम्पल्स टरबाइन, टेंजेंशियल फ्लो कहलाती है दोस्तों। वहीं बात करें फ्रांसिस की तो ये रेडियल फ्लो टरबाइन है दोस्तों। ये जो कैप्लन टरबाइन है दोस्तों ये इसमें यही आपकी एक्सियल फ्लो टरबाइन। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें, द स्यूडो प्लास्टिक इज द फ्लूइड फॉर विच। तो आपको बता दें अगर हम शियर स्ट्रेस और स्ट्रेन में दोस्तों अगर ग्राफ खींचें तो ये लीनियर, ये स्ट्रेन नहीं दोस्तों, यह होता है प्लास्टिक ग्रेडियंट डेल यू बाई डेल वाई। ये जो लीनियर रिलेशन होता है ये होता है न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए। ये आपका जो है दोस्तों ये है डायलेटेंट के लिए। जो डिक्रीजिंग कर्व है ये आपका होता है स्यूडो प्लास्टिक। यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू होती है दोस्तों डायनेमिक विस्कोसिटी डिक्रीज करती है अगर हम रेट ऑफ शियर स्ट्रेन यानी डेल यू डी यू बाई डेल वाई की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड, द डायनेमिक विस्कोसिटी डिक्रीजेज रेट ऑफ शियर स्ट्रेन इंक्रीजेज। तो ऑप्शन वर्ड इज करेक्ट हो जाएगा दोस्तों यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, विच ऑफ यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी फ्लूइड टर्म पॉइज। तो आपको बता दें दोस्तों जो पॉइज होता है वो होता है आपका डाइन सेकेंड पर cm स्क्वायर। अगर हम दोस्तों इसको चेंज करते हैं तो वो जो आता है वो आता है 1 स्ट्रोक इक्वल टू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आपको ये भी ध्यान रखना है 1 स्ट्रोक इक्वल टू। तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग कंडीशन विल लिनियराइज द नेवियर स्टोक इक्वेशन टू मेक अमेंडमेंट इलास्टिक स्टील। तो आपको बता दें दोस्तों जब भी हमारा नेवियर स्टोक यूज होता है वो विस्कस फ्लो के लिए यूज होता है। चूँकि विस्कस फ्लो है तो जो रेनॉल्ड नंबर होता है दोस्तों वो बहुत ही कम होता है यानी लेस देन इक्वल टू 1। तो आपका आंसर हो जाएगा लो रेनॉल्ड नंबर। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ पोस्टेड ऑफ कैप्लन टरबाइन ओवर फ्रांसिस टरबाइन। तो आपका है लो फ्रिक्शन लॉस है, ये करेक्ट है दोस्तों। ये जो पोर्ट लोड इफिशिएंसी होती है इन कैप्लन टरबाइन वो हाई होती है दोस्तों। तो ये भी करेक्ट है। मोर कॉम्पैक्ट एंड स्मॉलर साइज। तो आर करेक्ट आंसर, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें, द स्ट्रीम फंक्शन साई इज गिवन एज x³ - y³ ऑब्जर्व फॉर 2 डायमेंशन फील्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट 0.11। तो आपको बता दें अगर हम वेलोसिटी की बात करें दोस्तों तो ये होता है एक्स एक्सिस में वेलोसिटी को u से लिखें तो डेल साई बाई डेल वाई ये रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस में आपका जो वेलोसिटी आती है दोस्तों। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3y²। चूँकि y की वैल्यू 1 है तो यहाँ से आ जाएगा u की वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड। वहीं बात करें v की तो होगा डेल साई बाई डेल एक्स, यहाँ से आएगा 3 × 1 तो आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। चूँकि हमें एब्सोल्यूट वेलोसिटी चाहिए तो अगर हम v से रिप्रेजेंट करें तो ये होगा √u² + v²। यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी v = √18 तो आ जाएगा ये 4.24 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें,
नॉन यूनिफॉर्म फ्लो अकर्स व्हेन, तो आपको बता दें जब भी यूनिफॉर्म की बात होगी दोस्तों तो फ्लूइड प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस। तो आपका यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म की बात हो रही है तो फ्लूइड प्रॉपर्टी चेंजेज विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, तो हो जाएगा वेलोसिटी, डेप्थ एंड प्रेशर ETC चेंज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट ऑफ फ्लूइड फ्लो। तो आपका आंसर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें, द लेंथ ऑफ डाइवर्जेंट पोर्शन ऑफ सेंचुरीमीटर इन कंपेरिजन टू कन्वर्जेंट पोर्शन, तो आपको बता दें ये ज़्यादा होता है दोस्तों, ये होता है कन्वर्जेंट, चूँकि डाइवर्जेंट पोर्शन जो है ये होता है दोस्तों डाइवर्जेंट पोर्शन, ये ज़्यादा बनाया जाता है क्योंकि हमें ED लॉसेस जो होते हैं दोस्तों उसको रिड्यूस करना होता है। लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए हम जो डाइवर्जेंट पोर्शन है वो दोस्तों ज़्यादा होता है आपका सेंटीमीटर में, तो आपका आंसर हो जाएगा मोर। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, इन ऑर्डर टू द फ्लो टेक्स प्लेस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन पाइपलाइन द डिफरेंस प्रेशर बिटवीन द पॉइंट मस्ट बी मोर देन द, तो आपको बता दें जब आपका फ्लो होता है दोस्तों तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स भी यूज होता है, चूँकि विस्कोसिटी के कारण ही आपका फ्रिक्शनल फोर्स आता है, तो आपका हो जाएगा ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें, हेड डेवलप्ड बाय ए सेंट्रीफ्यूगल पंप्स डिपेंड ऑन, तो आपको बता दें जो हेड दोस्तों होता है वो होता है N स्क्वायर एंड स्पीड और डायमीटर दोनों पे यूज होता है दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा बोथ इम्पेलर एंड स्पीड, इम्पेलर डायमीटर एंड स्पीड। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें, द लो स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन इम्प्लाइज दैट, तो आपको बता दें दोस्तों जो स्पेसिफिक स्पीड का फार्मूला आता है वो होता है N, जहाँ पे N है आपकी RPM में स्पीड, N√P जहाँ P है पावर डेवलप्ड इन किलोवाट, इनटू हेड के पावर 5/4। चूँकि आप देख रहे हैं जो स्पेसिफिक की स्पीड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हेड के पावर 5/4, चूँकि जो दोस्तों जो इम्पल्स टरबाइन होती है वो आपकी हाई हेड हो टरबाइन है, तो यहाँ पे लो स्पेसिफिक हीट हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 3rd। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें, द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन इज़ द स्पीड ऑफ सच टरबाइन आइडेंटिकल विद द टरबाइन व्हिच चीज़, तो आपको बता दें स्पेसिफिक स्पीड होती है दोस्तों स्पीड अंडर रूट पावर डेवलप्ड बाई टरबाइन डिवाइडेड बाई हेड के पावर 5/4, जो पावर होगा दोस्तों वो यहाँ पे किलोवाट में होगा, चूँकि अगर हम पावर को 1 किलोवाट लें दोस्तों और हेड को 1 यूनिट लें तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक स्पीड होगी वही आपकी स्पीड के बराबर होगी, तो आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा डेवलप्ड यूनिट पावर एंड यूनिट हेड, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें दोस्तों, करेक्ट PV डायग्राम ऑफ डीजल साइकिल, तो आपको बता दें दोस्तों डीजल साइकिल में आपके चार प्रोसेस होते हैं। अगर हम ड्रा करें PV डायग्राम, प्रोसेस 1 to 2 है दोस्तों, ये होता है आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। 2 to 3 प्रोसेस जो है दोस्तों वो होता है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। 3 to 4 है आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। 4 to 1 है दोस्तों कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो आपका कुछ ऐसा आपका ग्राफ बनेगा PV डायग्राम। तो ये रहे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ SSC JEE प्रीवियस ईयर दोस्तों। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ। अगर कोई क्वेरी है दोस्तों तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आंसर करूँगा। आपको बता दें दोस्तों वहीं आपको ध्यान रखना है ऑटो साइकिल का PV डायग्राम, इसमें 4 प्रोसेस होते हैं दोस्तों। प्रोसेस 1 to 2 है दोस्तों रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। प्रोसेस 2 to 3 है जो दोस्तों कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। प्रोसेस 3 to 4 रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। प्रोसेस 4 to 1 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो जो PV डायग्राम होता है ऑटो साइकिल का कुछ ऐसा बनता है दोस्तों, इसको भी आपको ध्यान रखना है।
ये रहे आपके 70 क्वेश्चन दोस्तों। ये रहे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपको कॉन्सेप्ट के साथ भी ध्यान रखना है। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।